ईरान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अक्सर एक विलन की इमेज है ना, एक ऐसा देश जो हमेशा विवादों में रहता है। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? हमारे सोर्स का मानना है कि ये जो विलन वाली इमेज है ना, ये दरअसल बनाई गई है। और इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री छिपी हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ईरान आखिर है क्या? एक विलन या फिर एक विक्टिम? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम ईरान के इतिहास के सफर पर चलेंगे और सोर्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। और देखिए, इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा, बल्कि उसके इतिहास में मिलेगा। आज ईरान जैसा भी है, वो एक लंबे और सच कहें तो अक्सर अनदेखे किए गए सफर का नतीजा है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमारे सोर्स ने इसे चार खास दौर, चार खास हिस्सों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस विलन की कहानी शुरू कहां से हुई। फिर हम बात करेंगे काले सोने की, यानी तेल की, जो ईरान के लिए वरदान से ज्यादा एक श्राप कैसे बन गया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे वहां की डेमोक्रेसी को सीआईए ने पटरी से उतार दिया। फिर आएगा शाह का दौर और उनका पश्चिमी दाव, जिसके बाद हुई क्रांति। और आखिर में हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि इतिहास आखिर लिखता कौन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ईरान की कहानी की जड़ें दो चीजों में हैं, उसकी लोकेशन और उसका तेल। मतलब उसकी जो स्ट्रेटेजिक जगह है और जो बेहिसाब तेल के भंडार हैं, उन्होंने हमेशा से दुनिया की बड़ी ताकतों को अपनी ओर खींचा है। और बस यहीं से दखलंदाजी का सारा खेल शुरू हुआ। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले दौर पर, काले सोने का श्राप। ये वो समय था जब ईरान का सबसे बड़ा खजाना, उसका तेल, उसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, उसके शोषण की वजह बन गया। यह सब शुरू हुआ साल 1901 में, एक चीज से जिसे कहते हैं डार्सी कंसेशन। अब यह था क्या? ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक सौदा, जिसने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन को पूरे 60 साल के लिए ईरान का सारा तेल खोजने और निकालने का एक्सक्लूसिव राइट दे दिया। मतलब एक झटके में ब्रिटिश साम्राज्य को ईरान के तेल पर पूरा कंट्रोल मिल गया। सोचिए, ईरान को जैसे अपना पर्सनल पेट्रोल पंप ही बना लिया गया था। अब इस बात को समझने के लिए हमारा सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त तुलना करता है। वो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की तुलना करता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। जी हाँ, वही ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संसाधन लूटे, बिल्कुल वैसे ही ये कंपनी ईरान का तेल लूट रही थी। सारा का सारा मुनाफा सीधा ब्रिटेन की तिजोरी में जा रहा था। और अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात समझ नहीं आई तो लगान फिल्म तो याद ही होगी। सोर्स कहता है कि हालात बिल्कुल लगान जैसे ही थे। मतलब ईरान की जमीन से निकला तेल ईरानियों के काम नहीं आ रहा था, वो तो शाह के यूरोप से लिए कर्जे चुकाने में जा रहा था। और आम ईरानी लोगों को, उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था। देश का विकास मानो थम सा गया था। तो इस शोषण के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ये वो दौर था जब लगा कि ईरान अब अपने फैसले खुद करेगा, अपनी किस्मत खुद लिखेगा। पर एक विदेशी ताकत ने आकर पूरी बाजी ही पलट दी। साल था 1951। मोहम्मद मोसादेग ईरान के प्रधानमंत्री चुने गए और आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका सीधा मतलब था, तेल हमारा है तो फैसला भी हमारा होगा। लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल रास नहीं आई। और नतीजा, सिर्फ 2 साल बाद 1953 में सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स नाम का एक तख्तापलट किया, मोसादेक को गिरफ्तार किया और वापस शाह को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन सवाल यह है कि मोसादेक को हटाया क्यों गया? क्या गलती थी उनकी? सोर्स के मुताबिक उनकी बस एक ही गलती थी, वो ईमानदार थे, वो भ्रष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए देश का सौदा करने से साफ इनकार कर दिया था। और देखिए, पश्चिमी ताकतों के लिए भ्रष्ट नेताओं को कंट्रोल करना हमेशा आसान होता है। मोसादिक जैसे देशभक्त नेता उनकी राह का रोड़ा थे। और मोसादिक के जाने के साथ ही ईरान में शुरू हुआ तीसरा दौर। ये दौर था शाह का, जो पूरी तरह से अमेरिका के पाले में थे। और ये दौर विरोधाभासों से, यानी कॉन्ट्रडिक्शंस से भरा हुआ था। एक तरफ तो शाह ईरान को मॉडर्न बना रहे थे, पश्चिमीकरण हो रहा था, महिलाओं को पहले से ज्यादा आज़ादी मिल रही थी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार अपनी सारी हदें पार कर चुका था और उनकी एक खूंखार खुफिया पुलिस थी, सावाक, जो शाह के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बड़ी बेरहमी से कुचल देती थी।
शाह अपनी जड़ों से कितना कट चुके थे, इसका अंदाजा सऊदी के राजा फैसल की इस चेतावनी से लगता है। उन्होंने शाह से कहा था, आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, आप ईरान में हैं, यहाँ की 90% आबादी मुस्लिम है, ये बात कभी मत भूलिए। मतलब साफ था, शाह जिस रफ्तार से बदलाव ला रहे थे वो उनके देश की असलियत से मेल नहीं खाता था। और यही असंतोष जो शाह के राज में धीरे धीरे सुलग रहा था, आखिरकार एक ज्वालामुखी बनकर फटा। और इसी के साथ ईरान अपनी कहानी के चौथे और सबसे अहम दौर में दाखिल हुआ, 1979 की इस्लामिक क्रांति। इस क्रांति के दो चेहरे थे। एक तरफ थे शाह, जो आलीशान महलों में रहते थे और जिन्हें लोग अमेरिका की कठपुतली समझते थे, और दूसरी तरफ थे आयतुल्लाह खुमैनी, जो लोगों के बीच रहते थे, एक फकीर की तरह। लोगों ने खुमैनी को एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जो साम्राज्यवाद के खिलाफ था, जो ईरान की पहचान बचाना चाहता था। खुमैनी ने शाह को गैर इस्लामी बताया और जनता ने उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। तो जब क्रांति कामयाब हुई, लोगों से पूछा गया कि अब वे क्या चाहते हैं। एक जनमत संग्रह हुआ और जो नतीजा आया वो हैरान कर देने वाला था। 98.2%, जी हां, 98.2% लोगों ने एक इस्लामिक रिपब्लिक, एक इस्लामिक गणराज्य के हक में वोट दिया। लेकिन इस 98.2% के नंबर को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ये आंकड़ा सिर्फ खुमैनी के लिए प्यार नहीं था, बल्कि ये शाह के लिए नफरत का नतीजा था। ये शाह के राज के खिलाफ एक वोट था जिसमें लिबरल, स्टूडेंट्स, धार्मिक लोग, मतलब हर तरह के ईरानी शामिल थे। वो सब बस एक चीज पर सहमत थे कि उन्हें शाह का राज नहीं चाहिए, उन्हें बस बदलाव चाहिए था। क्रांति के बाद एक नई व्यवस्था बनी। इसमें एक गार्डियन काउंसिल बनाई गई जिसके हाथ में असली ताकत थी। इसके पास 3 बड़ी शक्तियां थीं। पहली, ये संसद के पास किए किसी भी कानून को रद्द कर सकती थी। दूसरी, देश के सारे चुनाव इसी की देखरेख में होते थे। और तीसरी और सबसे बड़ी ताकत, ये किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक सकती थी। मतलब एक चुनी हुई सरकार के ऊपर एक धार्मिक कंट्रोल बना दिया गया। तो ये थी ईरान की कहानी टुकड़ों में। और ये सारी बातें हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। चलिए एक बार फिर से इन घटनाओं पर नजर डालते हैं। 1901 में ब्रिटेन ने ईरान का तेल छीन लिया। 1953 में अमेरिका ने उसकी चुनी हुई सरकार गिरा दी। और फिर 1979 में अमेरिका ने अपने ही साथी शाह को मुश्किल में अकेला छोड़ दिया। अगर सोर्स की माने तो ये बार बार बाहरी ताकतों से धोखा खाने की कहानी है। तो फिर सवाल वही है, इस पूरी कहानी को देखने के बाद सोचिए कि ईरान असल में विलेन बना कब? क्या वो तब विलेन बना जब 1953 में उसकी डेमोक्रेसी को कुचल दिया गया, या तब जब 1979 में क्रांति हुई, या शायद विलेन की कहानी तो 1901 में ही शुरू हो गई थी, जब उसके अपने ही तेल पर उसका हक नहीं रहा था? और आखिर में हमारा सोर्स एक बहुत ही दमदार अफ्रीकी कहावत पर इस पूरी बात को खत्म करता है, जब तक शेर लिखना नहीं सीख जाता, हर कहानी शिकारी की ही बहादुरी के गुण गाएगी। ये कहावत हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जो इतिहास की कहानी सुनते हैं वो किसकी सुनाई हुई है, शिकारी की या शेर की? और क्या हमने कभी ईरान की कहानी को शेर के नजरिए से सुनने की कोशिश भी की है?